गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जल्दी से आप सब लाइव आ जाइए क्योंकि मैं आ चुका हूँ क्लास 8 के साइंस के मॉडल सेट 2 को लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 को अच्छा से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिना किसी देरी किए हुए हम लोग शुरू से क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का खोज किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक, यू वेन हॉक, अरस्तु। तो जो कोशिका का खोज है वो किए हैं रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका? रॉबर्ट हुक। अब देखिए, ल्यू वेन हॉक भी कोशिका को खोज किए हुए हैं, लेकिन ये जो ल्यू वेन हॉक है वो किए हुए हैं जीवित कोशिका का, जबकि मृत कोशिका का खोज है रॉबर्ट हुक। जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिंपली कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आप लोग सीधा सीधी मारिएगा टिक इसमें, रॉबर्ट हुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मतलब एक कोशिकीय जीव कौन सा जीव होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका, एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन है? ऑप्शन नंबर ये ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर मैंने फिगर भी दे रखा है कि माइकोप्लाज्मा देखिए किस प्रकार से लगता है। ये है माइकोप्लाज्मा का फिगर मैंने दे रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो दोनों शेप होता है, स्फेरिकल शेप भी होता है और साथ में रॉड शेप भी होता है, दोनों याद रखिएगा, दोनों शेप होता है माइकोप्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? अधातु कौन है? आधातु क्या होता है? तो बच्चों इनमें से इसका कुछ भौतिक गुणधर्म होता है, रासायनिक भी गुणधर्म होता है। तो आधातु कौन होता है? सिंपली जानिए कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे आधातु कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है आपका जस्ता, तो जस्ता तो धातु है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तांबा, तांबा भी धातु। ऑप्शन नंबर सी पारा, पारा भी धातु। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, एंड द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका वो आधातु है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? एक ऐसा धातु का आपको नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, पारा, चांदी, सोडियम या फिर लिथियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पारा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? पारा। ठीक, मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ। धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो धा से धातु और पा से पारा याद रखिएगा, धप्पा। ठीक है, धा से धातु और पा से पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। पारा का देखिए यहाँ पर मैंने फिगर भी डाल रखा है कि पारा जो लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, तो कैसा दिखता है पारा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? मतलब केंद्रक को किस अभिरंजन के द्वारा उसे अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये ऑरेंजी, ऑप्शन नंबर बी कॉटन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी सेफ्रेनिन, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेफ्रेनिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 में है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक का खोज हुआ था? मतलब जो सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल का खोज जो हुआ था, वो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक का खोज हुआ था? ऑप्शन नंबर ये पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी टेट्रिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलिन। और इसका अगर पूछेगा कि खोज कौन किया था, तो मैंने यहाँ पर भी नीचे में ये क्वेश्चन डाल रखा है, तो चलिए हम लोग वहीं पर पढ़ते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने किया है? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेनिसिलिन का जो खोज किए थे वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है, कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में किए थे। आप उनका फिगर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिगर डाल रखा है, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। अल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से किया जाता है? जो आपका अल्कोहल है वो किसकी मदद से उसका उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है सो। ऑप्शन नंबर ये सोडियम क्लोराइड की मदद से नहीं, ईस्ट की मदद से, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तो गैस है, गैस की मदद से तो होगा नहीं। सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स नमक, इसकी भी मदद से नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ईस्ट की मदद से। क्वेश्चन नंबर 9।
कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? कुचालक दैट मीन्स यानी कि उसमें करंट नहीं आएगा। आशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर बी नींबू पानी। देखिए जितने भी खट्टे पदार्थ हैं यानी कि जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। तो नींबू का पानी देखिए खट्टा है, दैट मीन्स यानी कि अम्लीय पदार्थ है, ये विद्युत का सुचालक होगा। हमको पूछा कुचालक कौन है? सिरका भी सुचालक है, साबुन साबुन पानी भी सुचालक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आशुद्ध जल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जो लोहे का पुल है उसको जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ठीक, क्रोमियम, चांदी, जिंक, टीन। तो देखिए क्रोमियम का भी विद्युत लेपन किया जाता है जंग से बचाने के लिए, बट वो साइकिल या फिर हैंडल, साइकिल का हैंडल या फिर उसके पहिए वगैरह में किया जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अगर हम लोग उसमें पुल में इसका उपयोग करने लगेंगे तो बजट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक। क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी विल्सन ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कारण ही वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आते हैं। किशोरावस्था में लड़कों के गले में उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? देखिएगा लड़का के गला में जो होता है किशोरावस्था के दौरान, दैट मीन्स किशोरावस्था का उम्र कितना होता है? तो मैं आपको बता, किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो होता है आपका 11 to 19, 11 से 19 वर्ष तक को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो उसके उभरे हुए स्वर यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कंठमणि, लैरिंग्स या फिर साउंड ग्लैंड या फिर ध्वनि यंत्र। अब बहुत कोई इसी को लगता होगा कि साउंड ग्लैंड होगा, साउंड ग्लैंड नहीं, उसे हम लोग उभरे हुए यंत्र को हम लोग कहते हैं कंठमणि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन सा है? एक्स वाई, एक्स एक्स या फिर वाई वाई या फिर एक्स वाई जेड। तो देखिए पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है उस लिंग गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं एक्स वाई। अलग अलग वाला रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये पुरुष वाला है, एक्स वाई पुरुष वाला है, जबकि एक ही है एक्स एक्स, एक ही कास्ट वाला है तो वो महिलाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। मतलब उस भौतिक राशि का नाम बताना है आपको जिसका इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर ये दाब, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी धारा। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को लगता होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा बल, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बल के साथ साथ यहाँ पर भार भी होगा। ठीक, जबकि आप क्लास 8 में हैं तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहता कि बी और सी दोनों भार भी और बल भी, तो हम लोग दोनों में मारते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा बल, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, बल, संवेग या फिर त्वरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। ठीक है, मतलब इकाई जो क्षेत्रफल में बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं दाब। दाब का फॉर्मूला ही होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। और दाब का इकाई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। दाब का इकाई मात्रक पास्कल। निम्न बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? कौन संपर्कित बल है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल तो संपर्कित बल नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये है हमारा पृथ्वी और यहाँ से ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है तो बिना कांटेक्ट में आए हुए पृथ्वी पर गिरता है, तो ये असंपर्कित बल है। चुंबकीय बल तो दो चुंबक है, दो चुंबक इस तरह करके लिए हुए हैं तो दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? असंपर्कित बल होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर से ही खींच लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल भी उसी प्रकार से है, दोनों एक दूसरे को दूर से ही खींचते हैं। ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। तो घर्षण बल में देखते हैं कि घर्षण बल में क्या होता है कि एक मान लेते हैं कि एक बॉल है और यहाँ पर नीचे में एक सरफेस है, तो ये बॉल जाएगा तो इस सरफेस के कांटेक्ट में होते हुए जाएगा, मतलब संपर्कित बल का उदाहरण है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन दहन का पोषक है? दहन के लिए कौन जरूरी है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आप लोग कितने सारे उत्तर को सही सही मार पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम टोटल इसमें
50 क्वेश्चन है, तो आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप सही से उत्तर दे पा रहे हैं, इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन को आप जान रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट भी पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? कौन सा ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन, ऑप्शन नंबर डी बायोगैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी याद रखिएगा सबसे कम प्रदूषण भी फैलाता है। ठीक है, कौन स्वतंत्र दहन का उदाहरण है? स्वतंत्र दहन मतलब अपने आप आग लगना। ठीक, ऑप्शन नंबर ये लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर देखिए लकड़ी तो अपने आप तो आग लगता नहीं है, पटाखे का दहन उसमें भी अपने आप आग नहीं लगता है। श्वेत प्रकाश का दहन, तो इसमें श्वेत प्रकाश में अपने आप ही आग लगता है, वो पाउडर है, वाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे ही इसको आप बाहर में रख दीजिएगा इसमें अपने आप ही आग पकड़ लेता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वह क्या कहलाते हैं? वैसे जंतु जो अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक या युग्मज या फिर क्लोन या फिर जरायुज। तो अपने जैसे शिशु को जन्म देना क्या कहलाते हैं? वो सब जरायुज जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जंतु कहलाते हैं जरायुज, लेकिन उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रजनन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? देखिए, जो शिशु जन्म लेते हैं तो उसके लिए जो लिंग का निर्धारण होता है एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता रखा था कि एक्स वाई रहेगा तो समझ जाइएगा कि लड़का है, और एक्स एक्स रहेगा समझ जाइएगा लड़की है। तो उसके लिए कौन सी कोशिका संरचना जिम्मेवार होती है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। 22 है, मादा युग्मज और नर युग्मज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मज और नर युग्मज के जो संयोजन होता है वो कौन सा विधि कहलाता है? प्रजनन, निषेचन, परागन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन। निषेचन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखाया हुआ है, निषेचन ऐसे लिखाता है। ठीक है, ये निषेचन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान होता है। दैट मीन्स यानी कि एंगल आई, ठीक, एंगल आई और एंगल आर ये दोनों क्या होते हैं? क्या बराबर होते हैं या फिर कोई एक आध अधिक होता है, एक आध कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों बराबर होते हैं। अगर एंगल आई, यदि इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि आपतन कोण का मान जो है आपका दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि जो है आपतन कोण का मान दैट मीन्स एंगल आई है 30 डिग्री, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का भी मान 30 ही डिग्री होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? किस प्रक्रिया के कारण ये 7 रंगों में विभक्त होता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण। लेकिन अगर पूछेगा इंद्रधनुष का बनना कौन सा किस परिघटना के कारण होता है? परावर्तन, इसी तरह दिया रहेगा परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, और यहाँ पर फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया रहेगा इनमें से सभी। तो उसमें आप टिक मारिएगा इनमें से सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में बढ़ते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब जो हम लोग एकदम अच्छा से देख सकते हैं, कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ों को बहुत नज़दीक से एकदम बहुत नज़दीक से देखिएगा तो क्या होगा, आपके आँख जो होती है वो दर्द करने लगेगा। ठीक, लेकिन एक दूरी होता है, एक सामान्य दूरी होना चाहिए कि बोल हाँ उतना में परफेक्टली दिखेगा। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी होती है अनंत। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 26, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लॉन्ग चला जा रहा है क्योंकि जो है मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई या फिर कटाई? तो खरपतवार हटाने की विधि कहलाती है निराई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल कौन सा है? गेहूँ, आलू, धान, सोयाबीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सॉरी
धान हो जाएगा। ठीक है, ये आलू नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान। ठीक, मतलब जो बरसात के दिनों में बोया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, और रबी फसल जो ठंड के दिनों में बोया जाता है, मतलब यानी कि जो नवंबर से लेकर अप्रैल तक के पीरियड में होता है उसे हम लोग कहते हैं रबी फसल, और बाकी जो आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलेगा वो आपका हो जाएगा खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, मतलब एक ही प्रकार के पौधे जो है बड़े स्थान पर एकदम बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो क्या कहलाती है वो? अनाज, फसल, कृषि या फिर खेती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फसल, वो कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक, अब देखिए बहुत कोई के दिमाग में सवाल उठेगा कि सर सौर परिवार में सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, तो बुध को ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो शुक्र ज़्यादा गर्म क्यों है? तो गर्म इसलिए ज़्यादा है शुक्र क्योंकि शुक्र के पास अपना वायुमंडल है, जबकि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? कौन सोलर सिस्टम का सदस्य नहीं है? ठीक है, मेंबर नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए क्षुद्र ग्रह तो ये तो सौर मंडल का तो ये है सदस्य है। उपग्रह, उपग्रह भी है जैसे कि चंद्रमा वगैरह, ये भी सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तारामंडल ये सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉमेट्स भी आते हैं। 31 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? कौन सा जो उपग्रह वो प्राकृतिक है? तो आर्यभट्ट ये मानव निर्मित है, बृहस्पति ये तो ग्रह है, उपग्रह नहीं है, बृहस्पति ग्रह है, सूर्य, सूर्य तो तारा है, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा, चंद्रमा जो है हमारा वो प्राकृतिक उपग्रह अपने आप बना हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, चिकनी सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होता है? चिकनी सतह मतलब समझिए, दैट मीन्स आने कि मैं एक सतह खींचता हूँ, ये इस प्रकार से एकदम चिकनी सतह थी, यहाँ पर बॉल को रखेंगे तो एकदम आसानी से एक जगह दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घर्षण कम होगा, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सतह जो है बिल्कुल खुरदरा और बॉल को रखेंगे तो बहुत घिसलाते हुए जाएगा। तो पूछ रहा चिकनी सतह की अपेक्षा घर्षण जो है रुखड़े सतह पर क्या होता है? तो रुखड़े सतह पर घर्षण अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक है, अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 33, सर्पी घर्षण निम्न में से किस घर्षण से कम होता है? जो सर्पी घर्षण है वो किस घर्षण से कम होता है? अस्थैतिक, देखिए स्थानिक घर्षण लिखा गया है, यहाँ पर अस्थैतिक हो जाएगा। ठीक है, अस्थैतिक, अस्थैतिक दैट मीन्स आने का स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैंने दो प्रकार का बताया हुआ था क्लास में, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और एक और लोटनिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो घर्षण किस में कम होता है ये पूछ रहा है कि सर्पी घर्षण निम्न में से किस घर्षण से कम होता है? तो सर्पी घर्षण जो होता है वो अस्थैतिक घर्षण से कम होता है, ऑप्शन नंबर ये। 34 में आते हैं, टायर के तिलियों की गोटी घर्षण बढ़ाता है या फिर घर्षण कम करता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि टायर की तिलियों की गोटियां क्या करती है? घर्षण को वो कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पॉलीथीन जो है वो किस प्रकार का प्लास्टिक है? मेलामाइन है, थर्मोप्लास्टिक है या फिर रेशम, या इनमें से कोई नहीं है? तो पॉलीथीन याद रखिएगा, जो पॉलीथीन है हमारा वो थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक, पॉलीइथीन पॉलीमर में ये पढ़िएगा क्लास 12th में। क्वेश्चन नंबर 36, कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है? नायलॉन है, रेयॉन है, एक्राइलिक है या फिर पॉलिस्टर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा कौन है? ऊन है, रेशम है, जूट है या फिर टेरिकॉट है? तो इसका जो ऑप्शन है ये जो टेरिकॉट है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 38, बेकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक है? जल दृढ़ है या उष्मा स्थिर है, उष्मा दृढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मा दृढ़ हो जाएगा, 38 का सी। नेक्स्ट है 39 का, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज या फिर मीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। न्यूटन जो होता है वो बल का होता है, पास्कल होता है वो क्या होता है आपका दाब का, मीटर होता है वो दूरी का होता है, विस्थापन का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, श्रव्य परिसर, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर किसे कहते हैं? जिसे हम मनुष्य सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए ऑडिबल के लिए कितना हर्ट्ज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी?
तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये। 41 में है, कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है? भूकंप, चक्रवात, तड़ित या भूसंपर्कन। तो कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर देखिए, भूकंप भी प्राकृतिक परिघटना है, चक्रवात भी प्रकृति के द्वारा होता है, तड़ित भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूसंपर्कन। 42, पृथ्वी के कंपन को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी जो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं? नहीं। भूकंप कहते हैं? हाँ, तो ये भूकंप ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। सुनामी या चक्रवात, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप। 43, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? कौन सा संसाधन खत्म नहीं होने वाला है? खनिज, कोयला, पेट्रोलियम या फिर वायु। तो कौन सा संसाधन खत्म होने वाला नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायु, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, कौन रक्त के साथ मिश्रित होकर ऑक्सीजन को बाधित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 45 में आते हैं, किसके द्वारा ओजोन परत का क्षय हो जाता है? किसके द्वारा ओजोन परत क्षय हो रही है? ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, किसके द्वारा क्षय हो रही है? CFC के द्वारा हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, वनोन्मूलन का कारण है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा सभी, ठीक। तीनों के कारण, भवन निर्माण के कारण हो रहा है, सड़क निर्माण के कारण हो रहा है, कागज उद्योगों के कारण वनोन्मूलन हो रहे हैं, ठीक। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 420, 421, 426, 425। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 421 है, बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी? देखिए बाल अभी देखिएगा 2020 के रिपोर्ट के अनुसार तो बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है टोटल 50, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप 25 के साथ जा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन कौन है, ठीक है। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, सॉरी जीवाश्म ईंधन कौन है? तो कोयला है, ऑप्शन नंबर डी। 50 में आते हैं, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमेन या फिर अल्कोहल या फिर अल्कोहल तक, ठीक है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद के लिए किसे लाया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किसे किया जाता है? तो बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए इसी तरह से आप लोग जुड़ जाइएगा, कल शाम को भी आप लोग शाम को 7 बजे आप लोग वेट करिएगा, मैं लाइव चलाऊँगा। और क्लास 8 के ही मॉडल साइंस का सेट 3 को मैं रिवीजन करूँगा। उसके दिन फिर अगले दिन मैं बताऊँगा कि अगला दिन जो है वो कौन से सब्जेक्ट का होगा, ठीक है।